Hello, future teachers. Welcome to day 8 of our CTET पेपर 2 प्रिपरेशन जर्नी। रोज का एक नया दिन और एक नई लर्निंग। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपका सक्सेस पक्का है। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। और पुरानी क्लासेस को भी आप देख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी चल रहा है सेक्शन इंग्लिश। इसका क्वेश्चन नंबर 106। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो पहला क्वेश्चन 106 आ रहा है। लेट्स स्टार्ट। अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स टू कलेक्ट वर्ड्स फ्रेजेस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स दे सी। टीचर ने बोला कि जो आपको वर्ड्स और फ्रेजेस आपको दिखते हैं, आप ये सुनते हो, उसको कलेक्ट कर लो या नोटिस करो इन देयर मार्केट एंड स्ट्रीट। मार्केट में जा रहे हो या स्ट्रीट में आप घूम रहे हो, वहां पे आप उसको ऑब्जर्व करो, नोट कर लो। Later, the learners write the words and phrases according to their category and discuss them in the class. उसके बाद वो लर्नर्स लिख लेते हैं जो कैटेगरी में जो वर्ड और फ्रेज आता है, उसके बाद वो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज? इस प्रैक्टिस को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए टॉपिक वर्ड्स लर्निंग, ऑप्शन बी जेंडर बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन सी एक्टिव वोकैबुलरी, ऑप्शन डी थीमेटिक वोकैबुलरी लर्निंग। इसे कहते हैं थीमेटिक वोकैबुलरी लर्निंग, जहां पर टीचर ने एक थीम दी है कि आपको ये जो बाहर लैंग्वेज यूज हो रही है मार्केट स्ट्रीट में, वो आपको नोट डाउन करनी है। इसे कहते हैं थीमेटिक वोकैबुलरी लर्निंग। लास्ट वाला ऑप्शन। Question number 107. What does CLIL stand for? CLIL की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट कंटेंट लैंग्वेज इंटर लर्निंग, टू कंटेंट एंड लैंग्वेज बेस्ड इंटरेस्टिंग लर्निंग, थ्री कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, या फोर कॉन्टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। इसका आंसर है ऑप्शन थ्री। इसकी फुल फॉर्म जो है कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ये वोकैबुलरी से रिलेटेड है। रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है? तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। रिसेप्टिव वोकैबुलरी वो होती है जिसे हम सुनते हैं और देखते हैं। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वो होती है जिसे हम बोलते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है टू, वो बिल्कुल ठीक है। Receptive vocabulary are words we recognize when we hear or see, and productive vocabulary are words we speak or write। या तो लिखते हैं, बोलते हैं, उसमें रिसेप्टिव में सुनते हैं या देखते हैं। तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109। अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ फोर। चार ग्रुप्स में बांट दिया एंड रीड्स आउट अ टेक्स्ट ऑफ अबाउट सिक्स सेंटेंसेस का उसने टेक्स्ट बोला। लर्नर्स लिसन टू, उसको सुनते हैं और उसको जोट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख रहे हैं और फ्रेजेस लिख रहे हैं। टीचर रीड्स आउट द टेक्स्ट द सेकेंड टाइम, फिर से वो दोबारा बोलती हैं। देन लर्नर डिस्कस इन क्लासरूम, फिर क्लासरूम में डिस्कस इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में डिस्कस कर रहे हैं। द जोटेड डाउन वर्ड्स, जो लिखे हुए हैं, एंड रिक्रिएट कर रहे हैं द टेक्स्ट नियरर टू द वन रेड आउट बाय द टीचर। और जो टीचर ने पढ़ा उसके मिलता जुलता लिख रहे हैं उसके आगे का। व्हाट इज दिस टास्क नोन एज? इसको कहते हैं कॉम्पोजिशन डिक्टेशन। ऑप्शन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर 110। इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? इंटेंसिव रीडिंग होती है किसी एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, नोइंग अ वर्ड मीन्स। एक वर्ड को जानना क्या होता है?
एक वर्ड को जानना ही होता है कि वो किस सेंस में यूज हो रहा है, हाउ एंड वेयर। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन है फर्स्ट, हाउ, वेयर एंड व्हेन इट इज यूज्ड। कैसे, कहाँ और कब ये यूज हो रहा है, इसका मीनिंग होता है नोइंग अ वर्ड, कि आप एक वर्ड जानते हो, उसे सही यूज करना आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन डज द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलोंग्स टू। किस टाइप का क्वेश्चन है? इमेजिन यू आर द नरेटर ऑफ द स्टोरी, आप नरेटर हैं स्टोरी के। राइट एन एंट्री इन योर डायरी अबाउट एक्सपीरियंसेस इन अबाउट 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में अपनी एक डायरी एंट्री लिखो। इसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन, जिसमें हम अपने ही विचार नहीं लगाते, हमें सोचना पड़ता है, अपने एक्सपीरियंस से हट के सोचना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेटिव। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, पोएट्री टीचिंग इज। पोएट्री टीचिंग है ऑप्शन 1 टू लर्न वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ऑप्शन 2 टू लर्न पोएटिक डिवाइसेस, ऑप्शन 3 for enjoyment and appreciation, ऑप्शन 4 to write a critical commentary। इसका जो ऑप्शन आंसर है वो सही जा रहा है, enjoyment and appreciation के लिए हम पोएट्री पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, लर्निंग आउटकम्स एम एट। जो लर्निंग का नतीजा है उसका क्या एम होता है? उसका एम वैसे ये होता है कि एक लर्नर है, उसने सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी जितनी उसके पास एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो उसने उसमें यूज करी। तो ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है इसमें, ensuring all the competencies and are acquired by the learners। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग इज अ टीचिंग लर्निंग टेक्निक और अ स्ट्रेटजी इन। जो ड्रिलिंग स्ट्रेटजी है वो किसकी है? ये है स्ट्रक्चरलिज्म की, ऑप्शन 2। Next question, 116. A teacher brings the newspaper to her class, 8 students, and asks them to find some advertisements. She then asks them to list out how advertisements are designed and what an advertisement contains. What is the newspaper here? टीचर खुद लेकर आई है न्यूज़पेपर और उसने ये सब बोला करने को। इसका मीनिंग ये है टीचिंग एड। ठीक है, मटीरियल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, कि वो लैंग्वेज सिखा रही हैं और अपने पास से मटेरियल लेके आई हैं। इसका ऑप्शन है लास्ट, फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक मटेरियल है लैंग्वेज सीखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, NCF 2005 assigns supplementary and complementary roles to English language। NCF ने जो इंग्लिश है उसको सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री रोल दिया था। इसका क्या मीनिंग है? वो इसलिए दिया था कि जो इंग्लिश है वो सपोर्ट करे अदर लैंग्वेजेस को और अदर सब्जेक्ट्स को, क्योंकि हम इंग्लिश में दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं और दूसरी लैंग्वेज भी हम सीख लेते हैं अपनी इंग्लिश भाषा से ट्रांसलेट करके। ठीक है, तो इसका है फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 118, अ रीडर यूजेस हर प्रायर नॉलेज। एक रीडिंग करने वाला बच्चा अपनी पुरानी नॉलेज यूज कर रहा है। मेक सिमेंटिक क्यूज, अब वो उसका मीनिंग सोच रहा है, एंड सिंटैक्टिक क्यूज, फिर उस पर वाक्य बना रहा है। एंड देन मूव्स टू अदर मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, फिर आगे की और खास इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो व्हाट मॉडल ऑफ रीडिंग इज द रीडर हियर अडॉप्ट्स?
तो कौन सा रोल ऑफ रीडिंग है, कौन सा मॉडल है रीडिंग का जिसमें रीडर ने अडॉप्ट किया हुआ है? ये है टॉप डाउन मॉडल। ठीक है, ऊपर से नीचे तक का मॉडल। अपनी पुरानी बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करो, मीनिंग सोचो, आगे वाक्य बनाना, उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर जाना, इसे कहते हैं टॉप डाउन मॉडल। सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? कौन सी इनमें से लैंग्वेज लर्निंग को लेकर बिल्कुल सही बात कही गई है? फर्स्ट में लिखा है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो इंटरफेयर करती है सेकेंड लैंग्वेज में, बाधा डालती है। सेकेंड में लिखा है कि फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट करती है सेकेंड लैंग्वेज को। थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि लैंग्वेज लर्निंग हैज नथिंग टू डू विद कंटेंट लर्निंग। फोर्थ में लिखा है कि एवरी लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो डिस्क्रीट। तो इसमें जो सही आ रहा है कि बिल्कुल सही ट्रू बात है, वो है सेकेंड ऑप्शन की, जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो सपोर्ट करती है सेकेंड लैंग्वेज को। लास्ट क्वेश्चन, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स इन एजुकेशन एम्स एट। दो भाषाओं का प्रयोग करना या दो से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग करना, ये एजुकेशन में इसका क्या रोल है, क्या एम है, कैसा रिसोर्स है? मल्टीलिंगुअलिज्म इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज में टीचर समझा सके। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग। ऐसी भाषा का प्रयोग करना कि जो बच्चों को इजीली आ जाए। अगर आप खाली इंग्लिश इंग्लिश बोल रहे हो और हाई फाई वर्ड्स बच्चों को नहीं समझ आएंगे तो क्लास बेकार है। तो इसलिए आप थोड़ा हिंदी भी यूज कर रहे हो बच्चों को समझाने के लिए, इसे कहते हैं मल्टी लिंगुअलिज्म। एक ऐसा एड जो अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज कर रहे हैं हम बच्चों को समझाने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। अब होती है क्लास ओवर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।